अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 16 का रिव्यू होगा और इसके अलावा आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी वीडियो के दौरान बात होती रहेगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 16 वाकई शानदार थी और किस्त देखते हुए वक्त का एहसास तक नहीं हुआ। वैसे तो ट्रेलर्स ने तकरीबन सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी किस्त इंजॉयबल थी क्योंकि इस बार साइड स्टोरीज पर भी तवज्जो दी गई थी। इसके अलावा मर्तियाज चोगलो की तलवारबाजी में वाज़े तौर पर बेहतरी आई है और उनकी स्पीड भी बढ़ गई है। इसके अलावा फ्लेवियस के किरदार के बारे में ये तसल्ली हो गई है कि इसे अकचोरा जैसा कोई गैर तारीखी नाम नहीं दिया जाएगा। वैसे ये डर अभी भी बाकी है कि इसे कोई गैर तारीखी नाम न दे दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद बोज़दैक की आदत है कि वो तारीखी किरदार को गैर तारीखी नाम देकर उनसे तारीखी कारनामे करवाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि कोई भी सीरीज हम इंजॉय करने के लिए देखते हैं। अगर स्क्रिप्ट अच्छा ना हो और किरदार को सही अहमियत और स्क्रीन टाइम ना मिले तो सिर्फ तारीखी नाम रखने का कोई भी फायदा नहीं। इसके अलावा अगर मेन कैरेक्टर से ज्यादा कुछ दूसरे किरदारों को ज्यादा अच्छे सिनेरियोस और सीन्स मिले तो ये और भी अजीब लगता है। इस एपिसोड का आगाज भी बहुत अच्छा था और इसका इख्तिताम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और हर हफ्ते एक से बढ़कर एक एपिसोड आ रही है। और मैं यही सोच रही हूँ कि मोहम्मद बोज़दैक ने ये स्टैंडर्ड पहले कहाँ छुपा कर रखा हुआ था जब रेटिंग की वजह से ये सीरीज तकरीबन खत्म होने वाली थी। और मुसलसल ऐसे स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स आने के बाद ये उम्मीद है कि सीजन के आखिर तक यही मेयार बरकरार रखा जाएगा। और नोट करें कि पिछले 2 एपिसोड्स में इस सीरीज की हर चीज में मजबूत डेवलपमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा नई लोकेशंस और मजबूत वाकयात भी नजर आए और सल्तनत उस्मानिया की तारीख के हवाले से दिरलिश एर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान की किस्तों को मिलाकर कुरुलुश और हान की एपिसोड 16 बोज़दैक प्रोडक्शन की तरफ से पेश की गई 360वीं किस्त थी। और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि तारीखी वाकयात कुरुलुश और हान में एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में ही हमने देखा कि सुल्तान और हान ने इज़निक पर नजर रखने के लिए पहाड़ी पर एक टावर तामीर करने का इरादा किया है, जिसके जरिए उस्मानी इज़निक की निगरानी करेंगे। और इस टावर के जरिए इज़निक जाने वाली रसद को रोकना और रास्तों की निगरानी करना है ताकि शहर तक खुराक और फौजी कुमक ना पहुंच सके। और नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ऐसे ही 2 टावर उस्मान बे ने भी बुरसा के रास्ते पर बनवाए थे, जिनमें से एक का नाम बलबन टावर था और दूसरे का नाम आग तैमूर था। और उन दोनों टावर्स के जरिए भी बुरसा के आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जाती थी और जब चाहे उन्हें बंद कर दिया जाता था। इसी वजह से 10 साल के मुहासरे के बाद बुरसा फतह किया गया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछली कई किस्तों से शाहीन शाह के किरदार पर तवज्जो दी जा रही है और आने वाली एपिसोड में उसकी गद्दारी का मामला वाज़े हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो भाग जाए और वापस आकर कोई बड़ी गद्दारी करे जिसके नतीजे में उसे सजाए मौत मिले। लेकिन वो गद्दारी और हान बे के घराने के औरतों के अगवा की नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के सिनेरियोस हम पहले भी बहुत बार दिरलिश एर्तुगरुल से लेकर कुरुलुश उस्मान तक देख चुके हैं। ज्यादा बेहतर यह होगा कि शाहीन शाह पनाह के लिए दिमिर हान के पास चला जाए, लेकिन दिमिर हान इसे और हान के हवाले कर दे। और दिमिर हान का किरदार अदा करने वाला अदाकार इस सीरीज के मजबूत तरीन किरदारों में से एक है और कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसने शुरू ही से अपने किरदार को हकीकत पसंदाना अंदाज में निभाया है, लेकिन अफसोस कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता और इस किरदार से नफरत ही हो रही है, जो कि उसकी मजबूत अदाकारी का सबूत है। और अगर एंड्रियास के किरदार की बात करें तो डेफनी की तरह वो भी नफसियाती लगता है और इन दोनों के मिलने की वजह से लगता है कि अब दिलचस्प वाकयात का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। और ये भी मुमकिन है कि ये दोनों मिलकर और हान बे की साइड से कुछ अहम किरदारों को मारने में कामयाब हो जाएं। और जहाँ तक फ्लेवियस के शनाख्त के सफर की बात है, तब भी एंड्रियास का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बात कर चुकी हूँ कि एंड्रियास ही वो कड़ी है जहाँ फ्लेवियस का माजी और खंजर एक दूसरे से जाके जुड़ जाएंगे। और अगर फातिमा इस सफर का हिस्सा बनती है तो इसका मतलब होगा कि वो फ्लेवियस की जिंदगी के रास्ते का हिस्सा है और उसकी शिनाख्त दरियाफ्त करने में मदद करेगी और हर मरहले की गवाह बनेगी। और आने वाली किस्त में ऐसा लगता है कि ये दोनों एंड्रियास की कैद में चले जाएंगे, जिसके बाद कहानी एक नए मरहले में दाखिल होगी और फ्लेवियस की हकीकत की आहिस्ता आहिस्ता एक एक परत खुलती जाएगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, फातिमा और फ्लेवियस ने अभी तक किसी ऐसी बड़ी आजमाइश का सामना नहीं किया जो इनके ताल्लुक को मजबूत करे। अभी तक हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि वो एक दूसरे से आसानी से बात कर लेते हैं और खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी ऐसे बड़े चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा जो इनके रिश्ते को हकीकत में परखे। और फातिमा की शादी उन बहुत सी आजमाइशों में से पहली है जिनका सामना करके इन्हें मजबूत होना है। और जब वो दोनों एंड्रियास की कैद में हो तो मुमकिन है कि शाहीन शाह और उसके खानदान की कहानी खत्म हो जाए और हान फातिमा की शादी कैंसिल कर दे। लेकिन पिछली एपिसोड की कहानी में 2 तजाद ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। पहला ये
कि एपिसोड 14 में फातिमा फ्लेवियस की वजह से अपना वादा तोड़ने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि फ्लेवियस ने उस्मानी सिपाहियों को मार दिया है तो उसने ऐसा नहीं किया और मलहुन को कुछ बताते बताते रुक गई। और अब जब फ्लेवियस बदल चुका है तब वो ये कह रही है कि वो रियासत से किया गया वादा नहीं तोड़ सकती। यानी कि जब फ्लेवियस बुरा था तो वो उसके पास वापस जाने को तैयार थी। अब जब वो अच्छा हो गया है तो वो अचानक नाकाबिले कबूल हो गया। और साफ लग रहा है कि राइटर्स का मकसद एक नाजायज रिलेशन को मजीद खींचना है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफहूम है, दो मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सिर्फ निकाह है। तो अगर इन दोनों की शादी के बाद फ्लेवियस के शिनाख्त के सफ़र पर दोनों इकट्ठे रवाना होते तो सिनेरियो किस कदर बेहतरीन रहता और हमारे नौजवान नस्ल को कितना पॉजिटिव पैगाम मिलता। इसके अलावा एस्पोर्चा और ओरहान की कहानी में भी राइटर्स की कमजोरी वाज़ेह है। यानी कि एक दिन एस्पोर्चा ओरहान बे की बीवी को मारने की कोशिश करती है और अगले ही दिन एकदम से उसकी तहादी बन जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो सिनेरियोज में परेशान कुन है वो सुल्तान का खुद अपने सिपाहियों के साथ जंगल वाले मिशन पर जाना है। बेहतर होता कि अगर ऐसे मिशन सिपाहियों को दिए जाते, लेकिन बदकिस्मती से ये मसला कुरुल्श उस्मान में कई बार रियासत कायम होने के बाद भी चला आ रहा था और इसी किस्म के सिनेरियोज की वजह से हमें सुल्तान वाली वाइब पूरे तरीके से नहीं मिलती। हालांकि दिरुल अर्तुरुल में अर्तुरुल गाजी की पर्सनैलिटी सुल्तान जैसे ज्यादा महसूस होती थी बनिस्बत बहुत से असल सुल्तानों के। इसके अलावा अपनी पिछली कई वीडियोस में मैं इस मौजू पर बात करना चाह रही थी, वो खलील और उसके बेटे की कहानी थी। तो वो कहाँ गई? अब तो उसका किरदार भी कमजोर हो गया है। उसके लिए हर किस्त में कोई भी मजबूत डायलॉग्स नहीं होते और हर एपिसोड में उसका सिर्फ यही किरदार रह गया है कि वो सिर्फ दस्तूर कहकर सुल्तान ओरहान की आमद का ऐलान करता है या फिर सुल्तान के किसी हुक्म के जवाब में एबद सुल्तानम कह देता है। इसके अलावा शाहीन शाह की बीवी दीदार की कहानी कि वो गोजा के औलाद न होने के पीछे थी, इस सिनेरियो को भी दरमियान में ही रोक दिया गया। हालांकि ये दोनों सिनेरियोज ऐसे थे कि इन्हें अगर साथ लेकर चला जाता तो कहानी में ज्यादा मजबूती और ज्यादा डाइवर्सिटी नजर आ सकती थी। फ्लेवियस के बारे में सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन चल पड़ी है कि उसका नया नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि एवरेनोस के अलावा भी सुल्तान ओरहान के कई कमांडर्स थे जिनके नाम पर फ्लेवियस का नाम रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर सुल्तान ओरहान के कमांडर का नाम फरजंदे था, जो कि एक पुराना फारसी नाम है, और कमांडर फरजंदे को सुल्तान ओरहान की तरफ से पाम्पुचाक की वादी दी गई थी। इसके अलावा ओरहान के एक और कमांडर का नाम यूसुफ भी है, और अगर ये नाम रखा जाए तो राइटर्स के पास बेहतरीन मौका है कि वो इस नाम को अलामती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था और वो कुएं के अंधेरे से निकलकर मिस्र के बादशाह बन गए थे, तो फ्लेवियस भी अपनी जात और अपनी शिनाख्त के हवाले से इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में है। और जब ये अंधेरा छट जाए तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अलामती अंदाज में एक अंधेरे कुएं से निकल कर आए और अपनी शिनाख्त को तलाश कर ले। लेकिन मेरे राय में फ्लेवियस पर सबसे ज्यादा एवरेनोस नाम ही जचता है, क्योंकि एवरेनोस तुर्की नाम एवरन से निकला है जिसका मतलब अजदहा है। और सच में राइटर्स के लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि ये अदाकार उस किरदार पर फिट बैठता है जो कि तारीखी था, और खास तौर पर इसलिए भी कि शुरू की किस्त में फ्लेवियस के लिबास पर अजदहे का निशान था और शुरू ही से हम व्यूअर्स को यही तवक्को थी कि फ्लेवियस का नाम फिर एवरेनोस ही होगा। यहाँ तक कि नाजरीन इकराम, तुर्की के तारीखदान अहमद शमशेर गिल ने भी कुरुलुश ओरहान का सेट विजिट करने के बाद फ्लेवियस को एवरेनोस के तौर पर बयान करना शुरू कर दिया है। लेकिन नाजरीन इकराम, इन सब के दरमियान में कुरुलुश ओरहान की रेटिंग वो सबसे बड़ा मसला है जो बढ़कर ही नहीं दे रही, और इस बेहतरीन एपिसोड की रेटिंग 3.29 रही। और अब ये सीरीज जितनी तारीफ की मुस्तहिक है, जितनी रेटिंग तुर्कों की तरफ से उसे नहीं मिल रही। शायद इसकी वजह वो पहली 10 किस्तें थी जिन्होंने नाजरीन को बचकाना स्क्रिप्ट, कमजोर सिनेरियोज और बेतुके रोमांस की वजह से बोर कर दिया था। और मैंने भी अपनी इस वीडियो में जिन खामियों पर बात की है, ऐसी छोटी मोटी खामियां तकरीबन हर सीरीज में होती हैं, और इन्हें बयान करने का मकसद यही होता है कि एक तो राइटर्स इन खामियों पर तवज्जो करें और दूसरा ये कि व्यूअर्स भी इन खामियों को सामने रखते हुए ये सीरीज देखें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहानी दोबारा मजबूत हो गई है, लेकिन रेटिंग्स इसका हक अदा नहीं कर रही, क्योंकि खास तौर पर कुरुलुश ओरहान की एपिसोड 6 से लेकर 9 तक की खराब शोहरत अभी भी इसकी रेटिंग पर असरअंदाज हो रही है। और ऐसा सिर्फ तुर्कों की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जब इस सीरीज की एपिसोड 16 लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तब सिर्फ इंटरनेशनल व्यूअर्स के 32,000 व्यूज आए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुर्क नाजरीन को क्या हो गया है। और अब जैसा कि इसकी एपिसोड 17 के बारे में ये खबर मिली है कि अगले हफ्ते ये रिलीज नहीं होगी, बल्कि एक हफ्ते की ब्रेक के बाद एपिसोड 17 दिखाई जाएगी, और इसकी वजह वो फुटबॉल मैच है जो बुध को रिलीज होगा, जिसकी वजह से रेटिंग इससे भी ज्यादा कम होने की तवक्को है। तो नाजरीन इकराम, इस एक हफ्ते का वक्फा स्क्रिप्ट की खामियों को पूरा करने का बेहतरीन मौका है।
महमद बोजदैग ने इससे पहले भी जब जनवरी के महीने में 1 हफ्ते की ब्रेक ली थी, तब भी उन्होंने इस सीरीज में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां की थी और अब भी हमें यही उम्मीद है, क्योंकि कहानी सिर्फ एक्शन और सियासी चालों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ओरहान की अंदरूनी दुनिया को भी दिखाना चाहिए। हम ओरहान के किरदार की कदीम उस्मानी रूह और गहराई महसूस करना चाहते हैं। इसके अलावा कारा खलील का जो तारीखी किरदार है उसे लाइमलाइट पर लाना चाहिए, और इससे भी बढ़कर ये कि बहैसियत वज़ीर आज़म अलाउद्दीन के किरदार को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही, क्योंकि कभी शहजादा होने के बावजूद दुर्सुन को पूरी तरह मारा पीटा जाता है और कभी वज़ीर आज़म होने के बावजूद अलाउद्दीन को उसके साले के हाथों फेंटी लगवाई जाती है और उसे कैद करवाया जाता है। तो चूंकि अब उस्मानिया बाकायदा रियासत बन चुके हैं, तो ऐसी खामियों से परहेज करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।